नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम डेली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। डेली मैं आप लोगों से 8 बजे मिलती हूं, तो 8 बजे है जो वीडियो का शेड्यूलिंग हमारा रहता है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे पूछते हो कि वीडियो कब आता है, टाइमिंग क्या है। तो डेली 8 बजे आपको यह वीडियो रात में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले टॉपिक से पहला है, आज हम बात करेंगे विश्व ब्रेल दिवस के बारे में, जो प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम। तो ये स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम क्या है, इसको हम जानेंगे। तीसरा है, अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर जो इसका उद्घाटन होने वाला है। चौथा है, प्रिवेल कैंसर सिरप। और अंत में है, भारतीय साइबर अपराध 2023 की रिपोर्ट आई है। तो इसमें हम समझेंगे कौन सा यूटी और कौन सा स्टेट सबसे आगे है। तो ये नीचे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, यही होती है ब्रेल लिपि, जो आपकी कुछ सर्टेन भाषाओं में यहाँ पर आपके मौजूद होगी, जिससे नेत्र बाधित जो लोग हैं उनको पढ़ने में सहायता मिलती है, ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। और यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज है लुई ब्रेल की, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। इन्हीं का जन्म हुआ था कब, 4 जनवरी को। और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में ये ब्रेल, जो विश्व ब्रेल दिवस है, ये मनाया जाता है इनके सम्मान के लिए, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये तो बात रही ब्रेल के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है, तो नेत्रहीन और आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित लोग हैं, इनके लिए संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के बारे में जो महत्व है उसको प्रदर्शित करना है, जागरूकता फैलाना है, लोगों को इससे जोड़ना है। ठीक है, इसी महत्व के साथ ये जो 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल दिवस है, ये मनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इसका आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई। आगे बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दी और 4 जनवरी को, जैसे मैंने बताया कि ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। आगे बात कर ले कि ब्रेल क्या होता है। तो ब्रेल कोई भाषा नहीं होती है। ब्रेल क्या है, एक लिपि है, एक कोड है। ठीक है, जिसका उपयोग किसी भी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये कोड होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में है या संस्कृत में है, कि आपको कई भाषाओं में देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, चीनी हो गया, हिब्रू हो गया, स्पेनिश हो गया, एवं अन्य भाषाएं जो आप देखते हो कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम क्या है। स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चिकित्सा जिस परंपरा से हम कर रहे हैं, उस परंपरा में आयुर्वेद को मुख्य धारा में शामिल करना है। तो इसी उद्देश्य से इसको चलाया गया है। अब इसको चला कौन रहा है, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस प्लस नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन दोनों ने मिलकर के स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है। चलिए इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्या है। तो स्मार्ट का विस्तार शिक्षण पेशेवर में के बीच आयुर्वेदिक अनुसंधान को मुख्य धारा में क्या करना है, शामिल करना है। जैसे मैंने बोला कि जो आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद से संबंधित जो भी दवाइयां हैं, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाना है और इनकी शिक्षण की, बच्चे क्या करें, डॉक्टर्स यदि वह बन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की शिक्षा को भी ग्रहण करें। तो इसको मेन स्ट्रीम में लाना है, इसी उद्देश्य से यह चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं, अनुसंधान निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर के प्राथमिकता वाले आयुर्वेद हस्तक्षेपों पर साक्ष्य आधारित नैदानिक अनुसंधानों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और इसी उद्देश्य के साथ यह आपका जो स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम है चल रहा है। आगे बात कर ले इसके फोकस क्षेत्र क्या क्या रहने वाले हैं। तो प्रारंभिक शोध में बाल चिकित्सा फोकस क्षेत्र रहेगा, दूसरा रहेगा महिला स्वास्थ्य, तीसरा आपका रहेगा कुपोषण और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जो शामिल हैं उनको इसमें निदान दिलाया जाएगा। बात करेंगे जो बचपन का पोषण होता है, जैसे कि स्तनपान से संबंधित समस्याएं होती है, इनको ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ मासिक धर्म संबंधी जो समस्याएं होती हैं, असामान्य गर्भाशय, जो रक्तस्राव होते हैं, तो इनको टैकल किया जाएगा, महिलाओं से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ जो कुपोषण और कैल्शियम की कमी होती है, इसको देखा जाएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जैसे कि आपका मधुमेह हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद बहु केंद्र परीक्षणों के दौरान वैज्ञानिक इनपुट और परियोजना निगरानी इसमें प्रदान करेगा। तो ये इनका कार्य रहेगा कि किस प्रकार से ये प्रोग्राम जो है चल रहे हैं, इस पर कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो पूरी निगरानी रखी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अबू धाबी
में पहले हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन किया जा रहा है उसके बारे में। मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और यह मंदिर बनना कब से शुरू हुआ था, आधारशिला इसकी कब रखी गई थी? तो 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अबू धाबी जो इसकी क्या है, राजधानी है, यहाँ पर पहले भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन कब होगा आपका? तो 14 फरवरी 2024 को यह उद्घाटन होने वाला है। ठीक है, आगे बात कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला वर्ष 2018 में रखी थी। इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। आगे देख लेते हैं अबू धाबी का ये जो पहला मंदिर है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और कैसे इसको बनाया जा रहा है। तो यह अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है जो अल वाकबा जगह पर 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनने वाला है। ठीक है, इस मंदिर को बेहद अत्याधुनिक शैली से क्या किया गया है, तैयार किया गया है और प्राचीन कला और आधुनिक आर्किटेक्चर के मेल से इस मंदिर में क्या की गई है, नक्काशी की गई है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो इस मंदिर को शाही पारंपरिक हाथ से नक्काशी किए गए पत्थरों से बनाया गया है और इस मंदिर को भारत और यूएई के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस मंदिर निर्माण परियोजना को भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बताया था जब इन्होंने यह आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो यह है इस मंदिर के बारे में। आगे बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है प्रिवेल, देखिए क्योंकि भारत ने यह पहली इस तरह की कैंसर से संबंधित कोई सिरप बनाई है, तो इसीलिए यह सिरप महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्माण इसका भारत ने किया है और ये पहली इस प्रकार की कोई सिरप है, क्योंकि जब आप देखते हो कि कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर के अंदर कोई जलता हुआ आग का गोला डाल दिया गया है। उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और जब यह कीमोथेरेपी बच्चों को दी जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसका बुरा प्रभाव पड़ता होगा, कितना पेन होता होगा। तो इसी पेन को कम करने के लिए इस सिरप का निर्माण किया गया है। पहले क्या होता था कि पारंपरिक गोली होती थी, ठीक है, उस गोली को पीस करके बच्चों को दिया जाता था। तो बेसिकली यह मेन जो काम करने वाली है यह बच्चों के ऊपर काम करने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। निर्माण इसका किसने किया है? तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड एडवांस सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर यानी कि ACTREC ने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत की पहली सिरप, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, प्रिवेल, इसका निर्माण किया है। ठीक है, और तैयार करने में सफलता हासिल करी है। कीमोथेरेपी के इस्तेमाल में होने वाली इस दवा, ठीक है, जो कि 6 मार्केप्योट्यूरिन या फिर 6 MP का नाम प्रिवेल रखा गया है। ठीक, तो ये इसके बारे में थी। आगे देख लेते हैं अब प्रिवेल कैंसर सिरप के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण होगी। यह बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए ज़्यादा अनुकूल है। जैसे मैंने बताया कि जिन बच्चों को कैंसर होता है तो जब कीमोथेरेपी होती है तो वो पेन, वो जो उनको दर्द होता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ अभी बच्चों को टैबलेट पीस करके देनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, ये सिरप फॉर्म में है और आसानी से वो इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बात करें तो जो मार्केप्योट्यूरिन का उपयोग प्रायः सभी प्रकार के कैंसर के उपयोग के लिए किया जाता है। यह एंटी मेटाबोलाइट्स नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, तो ये दवाई है और इसी को किस सिरप फॉर्म में दिया जा रहा है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम भारतीय साइबर अपराध 2023 के बारे में। जैसे जैसे हम नए इनोवेशन कर रहे हैं वैसे वैसे आप देखोगे कि साइबर अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपके फ़ोन पे कोई एक मैसेज आता है, आपके फ़ोन पे कोई एक लिंक आता है, आप टैप करते हो और आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। ठीक है, इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत सारे स्कैम होने लगे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आपने ऑर्डर नहीं किया होता है, फिर भी आपके पास डिब्बा चला आता है कि मैम ये आपका ऑर्डर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके के जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी आप देखोगे कि साइबर किडनैपिंग भी होने लगी है। एक टर्म आया है साइबर किडनैपिंग, शायद आपको पता चलेगा। तो उससे क्या हो रहा है कि इस तरीके के अपराध जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे लगातार बढ़ोतरी हुई है 2021 से 2023 के मध्य, और बहुत सारा जो धन है वो क्या कर लिया गया है, चुरा लिया गया है इसी साइबर अपराध के दौरान, और उसकी वसूली भी नहीं हो पाई है। बहुत ही कम % हम उसका क्या कर पाए हैं, वापस वसूल पाए हैं। इसमें आपको एक सीरीज यदि देखनी है, आप जामतारा देख सकते हो कि कैसे स्कैमिंग की जा रही थी। जामतारा इसके लिए बहुत ही परफेक्ट सीरीज है जो
आपको समझाएगी कि साइबर स्कैमिंग कैसे हो रही थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 2023 में प्रति 1 लाख लोगों पर 755 मामले दर्ज होने के साथ दिल्ली क्या है, इसमें शीर्ष स्थान पर है। यानी कि दिल्ली में जो साइबर क्राइम है वो सर्वाधिक रेट से बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आ जाता है, तो दूसरे पर आपका चंडीगढ़ है, जहां पर आपको 432 मामले देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्रमशः हरियाणा आपका आ जाता है तीसरे स्थान पर, जहां पे आपको 381 मामले देखने को मिलेंगे, और अंत में आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, जहां पर 261 मामले देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो साइबर अपराध है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शीर्ष में कौन है, यहां पर दिल्ली है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आप थोड़ा सा। वर्ष 2021 से 23 के बीच लगभग 4,30,000 पीड़ितों से संबंधित 1,127 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। ठीक है, आप ये आंकड़ा देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, अगस्त 2019 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च होने के बाद से इस पर 3.26 मिलियन से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, और इसमें परिणाम स्वरूप 66,000 FIR हुई हैं। जब से ये एक पोर्टल लॉन्च हुआ था 2019 में कि आपसे संबंधित जो भी FIR मतलब साइबर क्राइम्स होते हैं तो आप इन पर FIR कर सकते हैं, तब से FIR की जो संख्या है, शिकायतें हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आगे बात करेंगे एक चार्ट के थ्रू। यहाँ पर देखो दिल्ली सबसे आगे है, इसके बाद चंडीगढ़ है, हरियाणा है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है। यहाँ पर पैसे दिए गए हैं कि हर साल किस प्रकार से जो पैसा है वो इन स्कैमर्स के द्वारा लिया गया। अगर 2021 में बात करें तो 36.38 करोड़ रुपीस जो था वो साइबर स्कैम के थ्रू पैसा गया है। वसूली इसमें सिर्फ 6.73% गवर्नमेंट कर पाई है, बहुत ही छोटा हिस्सा इसका। इसके बाद बात करिए यदि 2022 में, तो आप देखोगे कि 169.04 करोड़ रुपीस जो है वो स्कैमर्स ने लिया, जिसमें से सिर्फ 7.35% पैसा वापस मिला है लोगों को। अब 2023 में आएंगे, आंकड़ा बढ़ गया है और इसके जो डिजिट्स हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं। 921.59 करोड़ रुपीस इस साल स्कैम हुए हैं, और जिसमें से सिर्फ 12.32% पैसा लोगों को वापस मिला है। तो किस तरह से आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्कैमर्स हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखना है, देखते रहना है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारे फ़ोन पे कौन से लिंक्स आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख करके हमें कोई भी लिंक यदि मिलता है, कोई भी हमारा पार्सल आता है, हम हर जगह अपना एड्रेस, हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट देखी थी, तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि क्या था कि एक लड़की थी जो सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर रही थी। आप जो सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको चेक करना है आप पोस्ट क्या कर रहे हो। आपने पोस्ट किया किसी अपने घर के बाहर खड़े होकर के कोई पोस्ट डाली जहाँ पे आपका एड्रेस दिखाई दे रहा है, वहीं आपने अपना कोई डेट ऑफ बर्थ डाला कि इस दिन आज मेरा बर्थडे होता है। कई बार हम अपना जो पासवर्ड होता है हम अपना डेट ऑफ बर्थ ही बना देते हैं। ठीक है, उसको क्या क्या मिला, अगर आपको प्रोफाइल को कोई बहुत अच्छे से स्टॉक कर रहा होगा स्कैमर, तो वो आपका नाम जान जाएगा, आपके घर का एड्रेस जान जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जान जाएगा। धीरे धीरे कई बार आप पार्टीज में होते हो तो आपने अपना पर्स रखा हुआ है या फिर आपने कोई कार्ड वगैरह बाहर रखे हैं, तो क्योंकि इनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, फ़ोन हम आईफोन है हमारा तो और भी अच्छी बात है क्योंकि फ़ोटो बहुत क्लियर आती है। नॉर्मल फ़ोन है तो भी तो वो क्या है जूम करके डिकोडिंग कर ही लेते हैं। तो इससे क्या है हमारी छोटी छोटी जानकारियाँ जो है ना एक साथ वो इकट्ठा करते रहते हैं, और एक दिन आप देखते हो कि आपके साथ एक बड़ा सा स्कैम हो गया, आपके अकाउंट से पैसे चले गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर आप खड़े हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या उस फोटो में दिख रहा है, आपका एड्रेस, आपका घर, आपका स्कूल, आपके बाहर के लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और देखना है कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये तो थे आज के मुद्दे। चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। प्रश्न क्या था कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 14 जनवरी और 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।